नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आप सभी को पता है मध्य प्रदेश के जो चुनावी नतीजे हैं वो हम सबके सामने आ चुके हैं, जहां पर भाजपा को बम्पर सीटें प्राप्त हुई हैं, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 60 की लाइन में ही सिमटना पड़ गया। कहीं ना कहीं यहां पर एक कह सकते हैं जो परिणाम है, भाजपा ने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी इतनी बड़ी विजय हो सकती है और कांग्रेस ने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी इतनी बड़ी हार हो सकती है। और लगातार पत्रकार हैं, मीडिया है, वो भी ये कह रहा था कि कहीं ना कहीं कांटे का मुकाबला हो सकता है। तो मेरा पहला ही प्रश्न हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं कर्ण मिश्रा जी, इनसे आपसे है कि क्या पत्रकार या मीडिया जो लगातार ग्राउंड में घूम रहे थे, कह रहे थे कि कांटे का मुकाबला है और नेक टू नेक फाइट हो सकती है, कुछ सीटें आगे पीछे हो सकती हैं, पर परिणाम एकदम विपरीत आए, तो क्या मीडिया समझ नहीं पाई इन सब चीज़ों को? देखिए, मध्य प्रदेश के चुनाव पर सभी लोगों की निगाह टिकी हुई थी और निगाह टिकने की मुख्य वजह भी यही थी क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव बेहद खास था, क्योंकि 2024 बेहद करीब लगा हुआ और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य छोटे राजनीतिक दल हों, सभी की तैयारी जो है वो मध्य प्रदेश के ज़रिए 2024 की भी थी। जैसा कि हमने देखा कि पूर्व में जो लगातार अन्य गठबंधन जो हुए वो उसकी एक वानगी भी बताते हैं। बात ये आती है मध्य प्रदेश में एक अप्रत्याशित परिणाम को लेकर, तो आप कोई सा भी मुकाबला देख लीजिए, किसी भी सीट पर देख लीजिए, वहाँ पर नेट टू नेट फाइट रही और जिस बात के कयास पहले से लगाए जा रहे थे वो देखने के लिए भी मिला। मैं उदाहरण के लिए अगर ग्वालियर की बात करता हूँ तो ग्वालियर की डबरा की सीट पर आखिरी राउंड तक मुकाबला चलता रहा। दक्षिण विधानसभा सीट पर देखा जाए तो आखिरी राउंड तक नेट टू नेट फाइट चलती रही। तो ये तस्वीर ग्रामीण में भी कमोबेश रही। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुकाबला जो था बेहद खास था, क्योंकि नेट टू नेट सारी सीटों पर फाइट थी। किसी को जीत मिलनी थी, किसी को हार मिलनी थी और इस नेट टू नेट फाइट में आप देखेंगे कि शाजापुर की सीट पर बेहद 100 से भी कम मार्जिन से जो है वो जीत हो गई। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यही वजह रही कि सारी सीटों के जो परिणाम से हमने निकल कर आए वो सीधे तौर पर बीजेपी के फेवर में रहे। अब बात ये आती है कि आखिर बीजेपी के फेवर में ये परिणाम क्यों रहे, तो उसके लिए आपको बता दूं, ये इसके पीछे मुख्य वजह रही भारतीय जनता पार्टी की जो प्लानिंग रही। केंद्रीय नेतृत्व ने जो मोर्चा संभाला, इसके साथ ही मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक रहे, इसके साथ ही 2020 में कांग्रेस की सरकार गिराकर मध्य प्रदेश में चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन तीन लोगों के जो पूरा काम रहा, चुनावी सभा देखेंगे आप, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के अंदर 80 सभाएं, यानी सीएम शिवराज के बाद सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा सभाएं की। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर ने हर विधानसभा बार पूरा मोर्चा संभाला। ये सारी चीज़ें जो रही हैं वो बीजेपी के लिए एक बड़ी मजबूत फैक्टर बन के सामने लेकर कर आई। वहीं कांग्रेस को जो अपनी बातें जनता तक पहुंचानी थी, जो 5 गारंटियां लेकर जनता के बीच वो गए थे अपने वचन पत्र में, वो शायद अपने उस वचन को पब्लिक तक कन्वे नहीं कर पाए। कहीं ये भी हुआ है कि जो कांग्रेस ने जो वचन पत्र में चीज़ें बताई थी, जैसे कि नारी सम्मान योजना, तो बीजेपी ने वो पहले ही कर दिया और सिलेंडर सस्ते करने की बात थी, कहीं या इनका इम्पैक्ट हुआ है जो बीजेपी ने आखिरी समय में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बेहद प्लान के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ पूरा काम किया। मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से लाडली बहना योजना उनके द्वारा लॉन्च की गई और उसके ज़रिए लगभग 1 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा बहनें इसमें जोड़ी गई, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। क्योंकि कांग्रेस ने दावा ये किया था कि सरकार बनेगी तो वो नारी सम्मान योजना का लाभ देंगे और उसमें भी उन्होंने एक लिमिट घोषित कर दी थी 1500, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि आप इस योजना का लाभ लीजिए, सरकार में फिर आते हैं तो 3000 तक का लाभ देंगे। यानी साफ तौर पर जनता के बीच एक बड़ा अमाउंट कहा जाए जो इस योजना के हितग्राही को मिलना था, इन बहनों को मिलना था, उसका एक तो लार्ज अमाउंट जो है वो बीजेपी ने पेश कर दिया था। कांग्रेस इस अमाउंट के मामले में भी पीछे रही। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी उस योजना का लाभ देना, यानी 1 करोड़ 30 लाख बहनों को 4 महीने तक योजना का लाभ देती रही और अब सरकार बन चुकी है तो ऐसे में उनको आगे भी लाभ मिलेगा, इस सोच के साथ वो आगे निकले। दूसरी चीज़, ओपीएस जो कांग्रेस ने वादा किया, ओपीएस में संख्या मध्य प्रदेश के अंदर जो इसका हितग्राही बन सकते थे जो कर्मचारी, वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख 5 लाख, मैक्स टू मैक्स 10 लाख, लेकिन दूसरी ओर लाडली बहना 1 करोड़ 30 लाख, तो इसका सीधा फायदा जो है वो बीजेपी को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि जो लाडली बहना योजना जैसी योजनाएं लॉन्च करी हैं, तो आपको लगता है कि अब इससे जो फ्री रेवड़ी है जैसा ये सारी सिस्टम आगे बढ़ेंगे और चुनावों में? देखिए, क्योंकि रिजल्ट तो मिला है इन सब चीज़ों। देखिए, फ्रीवीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी एक काफ़ी अच्छा मामला चल रहा है और तमाम राजनीतिक दलों ने इस बात को लेकर भी कहा है कि फ्रीवीज वाकई में देश के लिए, प्रदेश के लिए जो एक एक्चुअल ग्रोथ होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं दीमक का काम करती है।
हालांकि राजनीतिक रूप से जब कोई कहा जाए प्रदेश की सरकार बाकायदा चुने हुए प्रतिनिधियों की कैबिनेट के जरिए उसको मंजूरी देती है, गजट तैयार करती है, तो कहीं ना कहीं उस पर एक सार्वजनिक मुहर लगती है। उस मुहर के जरिए अगर जनता को फायदा मिल रहा है किसी विशेष कहा जाए, जैसे कि इसमें लाडली बहना योजना, इसमें भी एक क्राइटेरिया डिसाइड किया गया, उस क्षेत्र की महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए राजनीतिक दल वो सारे कदम उठाते हैं जिसके जरिए वो जनता से कनेक्ट हो और भविष्य में उनको मजबूती मिले। यानी देखिए मध्य प्रदेश के अंदर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हम दिल्ली जाएं तो पंजाब जाएं तो आम आदमी पार्टी हो, सभी ने फ्रीवीज को लेकर जो कदम उठाए हैं उनका उनको राजनीतिक रूप से तो लाभ मिला है। भविष्य के क्या परिणाम मिलेंगे वो आने वाले वक्त में भी तय हो जाएगा। एक और जैसे कि बीजेपी की कह रहे हैं कि लहर चली है, लगभग 160 प्लस सीटें आई हैं, पर बड़े बड़े नेता जैसे नरोत्तम मिश्रा हैं वो हार गए, क्या इमरती जी हार गए, क्या रहे? देखिए इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस दोनों से भी चर्चा रही है और उनका दोनों का ही कहना है कि हर क्षेत्र की अपनी एक भौगोलिक स्थिति होती है, हर क्षेत्र की अपनी एक कहा जाए जो लगातार जीतते आते हैं, कई बार एंटी इनकम्बेंसी के कारण भी उनको नुकसान होता है, क्योंकि जातिगत आंकड़े भी वहाँ बहुत मायने रखते हैं। हम लाहौर सीट देख लें, ठीक है, हम अटैर सीट देख लें, वहाँ पर दो भदौरिया जब चुनाव लड़े तो उसका फ़ायदा एक शर्मा यानी हेमंत शर्मा जी को मिला, वो विधायक बन गए। तो साफ तौर पर जातिगत आंकड़े भी बेहद मायने रखे हैं और इनका सीधा सीधा नुकसान उन बड़े चेहरों को मिला है जो लंबे वक्त तक वहाँ पर जीतते हुए आ रहे थे। आंकड़े में एक यहाँ पर पौरी में भी कहीं ना कहीं बीएसपी से भी किराड़ समाज से थे और सुरेश धाकड़ भी धाकड़ समाज से थे और उसका फायदा कैलाश कुशवाहा को मिल गया है। देखिए कैलाश कुशवाहा उस क्षेत्र से लंबे समय से सेकंड नंबर पर रहे हैं, इससे पहले वो बीएसपी में थे, उनका अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो उनका मार्जिन लेवल सेकंड नंबर का रहा है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं वो एक बड़ा जनाधार अपने साथ लेकर चल रहे थे। चूँकि कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है और नेशनल पार्टी के जरिए जब वो उनके अप्रोच में आए और पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी, पार्टी ने उनको टिकट भी दिया, टिकट के बाद जब वो फाइट करने के लिए होते हैं तो पब्लिक ने बीएसपी, जब वो उससे पहले चुनाव बीएसपी के टिकट पर लड़े तो उनको सपोर्ट किया और सपोर्ट किया तो आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर सुरेश राठखेड़ा जो कि पीडब्ल्यूडी मंत्री, वो 50,000 से ज़्यादा वोटों से हारे। तो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पब्लिक के बीच में इस बार मध्य प्रदेश के अंदर पार्टी से ज़्यादा जो कैंडिडेट रहा है उसकी फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा नजर आई है। उसकी फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुशील जी भी हैं। सुशील जी, क्या वजह रही है कि बीजेपी की इतनी बड़ी जीत हुई है और कांग्रेस की, आपको क्या लग रहा है, आपके मायने क्या कह रहे हैं? देखिए अर्पित, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें अगर हम वोट शेयर देखें तो वोट शेयर देखने पे ही अंदाज़ा लग जाएगा इस बात का कि आखिरकार बीजेपी की जीत क्यों हुई और कांग्रेस को इतनी सीटों का नुकसान क्यों हुआ। 2018 से अब 2023 में कांग्रेस का अगर वोट शेयर देखें तो उसे ½ % वोट कम मिला है 2018 की अपेक्षा अब, लेकिन इन ½ % वोट कम होने पे उसकी सीटें 48 घट गई, 48 सीटें कम आई है 2018 के मुकाबले। लेकिन यहाँ ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो वोट शेयर था वो करीब 7% से ज़्यादा वोट शेयर भाजपा का बढ़ा है, यानी कांग्रेस को सीधे सीधे 7.5% वोट का नुकसान हुआ है। 7.5% वोट का नुकसान होना यानी समझा जा सकता है कि एक तरफा हार की वजह कांग्रेस की यही बनी कि बीजेपी ने इन 2020 के बाद 3 साल के अंदर अपना वोट परसेंट बढ़ाया। वोट परसेंट बढ़ाने के लिए बीजेपी ने लगातार माइक्रो लेवल तक अपनी प्लानिंग की, चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ आए, अमित शाह आए, मोदी आए, तमाम उन्होंने पोलिंग बूथ तक के कार्यकर्ताओं को पूरा जीत का मंत्र देते हुए वो वोट शेयर बढ़ाया। सिंधिया जी का कितना इफेक्ट लगा है आपको ग्वालियर चंबल रीजन या पूरे मध्य प्रदेश में? उन्होंने भी सभाएं काफ़ी की हैं। देखिए सिंधिया जी का भी कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ा है, क्योंकि सिंधिया जी एक बड़े नेता है, उनके चेहरे का ग्लैमर भी है, कई प्रभाव आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए सिंधिया जी ने राघोगढ़ में जयवर्धन के सामने बंटी बना जो हीरेंद्र सिंह है, मूल सिंह जो पूर्व विधायक दिग्विजय सिंह के समर्थक रहे हैं, उनके बेटे को बीजेपी ज्वाइन कराई और उनको टिकट दिलाया। वहाँ आप देखिए कि जयवर्धन सिंह की जीत जो 2018 में 50,000 से थी वो 4,500 पर सिमट गई। तो ये सिंधिया का ही करिश्मा था कि उन्होंने वहाँ टक्कर दी। इसके अलावा आप देखिए केपी सिंह, 6 बार के विधायक केपी सिंह लगातार 28 साल से वो मध्य प्रदेश में विधायक हैं। वहाँ आप देखिए कि देवेंद्र जैन, उनके फेवर में पूरी यशोधरा, सिंधिया, तमाम लोग लगे हुए थे। वहाँ आप देखिए केपी सिंह को हार का सामना करना पड़ा, बड़ी हार है। लाहौर में आप देखिए अमरीश जी भी उन्हीं के आदमी हैं। लाहौर में देखिए आप कि अमरीश शर्मा गुड्डू को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ही टिकट दिलाया। वहाँ पूरा कैंपेन ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों ने पूरा गुड्डू का कैंपेन किया और आप उसका प्रभाव देखिए कि जबकि बीएसपी का कैंडिडेट वहाँ होने के बावजूद
अगर एक बड़ा मार्जिन अगर बीजेपी को मिला है तो निश्चित तौर पर सिंधिया की तो भूमिका रही है, क्योंकि उन्होंने ही टिकट दिलवाया। अमरीश खुद भी इस बात को कह चुके थे। उसके बाद जीतने के बाद सीधे वो दिल्ली जाकर सिंधिया का आभार व्यक्त करते हैं। तो निश्चित तौर पर सिंधिया का ना सिर्फ उन सीट पर, बाकी कई सीट आप देखिए, ग्वालियर दक्षिण में भी सिंधिया ने हर समाज के, हर जाति के लोगों को महल में बुलाकर ये ताकीद की थी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नारायण सिंह कुशवाहा को वोट देना है। कुशवाहा जी देखिए आप कि जहां प्रवीण पाठक की मजबूत जीत लग रही थी, 10 से 15 हज़ार का अंतर नज़र आ रहा था, लेकिन वो हार हो गई। माया सिंह के लिए भी उन्होंने ऐसा ही किया कि माया सिंह के लिए भी लगातार उन्होंने अंदरूनी तौर पर प्लानिंग की। नंदलाल गोयल भी उनके निर्देश पर लगे रहे। तो आप देखिए कि माया सिंह की वजह से भी सतीश सिकरवार की हार एक छोटी हार हुई। अगर दूसरा कैंडिडेट होता तो वहाँ भी हार बड़ी होती। और भी कई ऐसी सीटें कि जहाँ सिंधिया का प्रभाव रहा है। तो निश्चित तौर पर जिन भीतरवार में आप देख लीजिए, मोहन सिंह राठौड़ को टिकट दिया। शुरुआत में लाखन सिंह ये कह रहे थे कि कलेवा करने तक, यानी सुबह का नाश्ता करने तक मोहन सिंह राठौड़ इस सीट को हार जाएंगे। आप देखिए परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि भोजन करने से पहले वहाँ लाखन सिंह हार गए, 4 बार के विधायक, पूर्व मंत्री। तो सिंधिया का ग्लैमर भी रहा और कई सीटों पे परिस्थितियां विपरीत भी रही जो हारी हैं। आगे क्या लग रहा है? वो मध्य प्रदेश में कई नाम चल रहे हैं, तो कौन आपको लगता है कि आगे बढ़ रहा है रेस में? बिल्कुल अर्पित, देखिए ये बड़ा टफ सवाल है, लेकिन इसमें कई चीज़ें हैं। आप अगर देखेंगे कि मध्य प्रदेश में 2005 से ही शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है। आप आज देखिए कि लगभग 18 साल का अरसा उनको हो गया है। बीच में आप देखें तो डेढ़ एक साल के लगभग की जो सरकार नहीं रही, लेकिन ये लगभग 18 साल तक सीएम रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बदलाव का रहता ही है। दूसरा, बीजेपी केडर बेस पार्टी है। यहाँ जब संसदीय बोर्ड तय कर लेता है विधायकों की राय के हिसाब से, तो वो फिर मुख्यमंत्री बनाया जाता है। हालांकि सबसे बड़ी संभावना तो यही है कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ सीएम होंगे। अगर शिवराज सिंह चौहान को अगर केंद्र, अब चूँकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान के अनुभव का लाभ वो मध्य प्रदेश से इतर दूसरे राज्यों में भी लेना चाहें मोदी सरकार, तो हो सकता है कि उनको केंद्र में बुलाकर उनकी जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर और किसी दूसरे व्यक्ति को यहाँ कमान दी जा सकती है। लेकिन सिंधिया उसी कंडीशन पर सीएम बन सकते हैं एमपी में कि जब राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया सीएम ना बने। अगर राजस्थान में वसुंधरा राजे के नाम पर सीएम की मोहर लगती है, तो फिर आप ये तय मानकर चलिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ सीएम नहीं बनेंगे। तो सीएम वाली बात है, तो निश्चित तौर पर संसदीय बोर्ड भी वहाँ बैठक करके तय करेगा। विधायकों की राय भी ली जाएगी, चूँकि शिवराज लोकप्रिय नेता है और जैसा कि सभी मानते हैं इस बात को कि जो 7% वोट शेयर बढ़ा है, उसमें कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमारे सहयोगी छोटे भाई करण ने बताया कि 1 करोड़ 40 लाख लाडली बहना है। मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 60 लाख मतदाता है, 1 करोड़ 40 लाख लाडली बहना है। अगर लाडली बहना अपने पति को या अपने युवा बेटे को ही वोटिंग के लिए मना लेती, तो आप समझिए कि कम से कम 1 करोड़ के लगभग वोटों का हेर फेर इसमें होता है। और यही इन सीटों में देखने के लिए मिला। ये हैरत की बात नहीं है कि बीजेपी को इतना बड़ा समर्थन मिला। ये इतना बड़ा समर्थन ये तय करता है कि जो लाडली बहना योजना का लाभ ले रही है महिलाएं, उनको इस बात का भरोसा कि 1250 हमें अभी मिल रहे हैं, आने वाले समय में अगर भैया शिवराज जीतते हैं तो 3000 तक उनको मिलेंगे। और ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है वोट शेयर बढ़ने का और बीजेपी की बम्पर सीट आने का। कांग्रेस का भविष्य कैसा लग रहा है भाई साहब आपको? क्या कहना चाहिए? कांग्रेस देखिए अति आत्मविश्वास में है, उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में रखा। यहाँ हमने सबसे तो पूछा, लेकिन महिलाओं से उनकी राय नहीं जानी और महिलाओं ने हैट्रिक बनवा दी बीजेपी की। अब आप जैसे कांग्रेस के बारे में पूछ रहे हैं, तो कांग्रेस पहले से ही ओवर कॉन्फिडेंस में थी। वो ना तो कोई चीज़ें कर रही थी, ना कोई पूरी चीज़ें तरीके से ला रही थी। उसने अपना जातिगत गणना कराएगी, वो जातिगत जनगणना कराएगी, ओपीएस कराएगी, लेकिन वो सारे के सारे जनता ने झुठला दिए। क्यों? क्योंकि क्या है कि आप बहुत ही आत्मविश्वास थे, आपके पास कोई नेता की कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई चीज़ें नहीं थी। आपने जो सनातन धर्म होता है उसको भी आपने गालियाँ बकना शुरू की, तो उसके माध्यम से ये जन आदेश गया कि आप तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में है, ना आपके पास कोई विजन है, ना कोई आपका तगड़ा नेता है, कि आप जो चीज़ें कर रहे हैं वो विश्वास पात्र नहीं थी, ओवर कॉन्फिडेंस में थी। तो यहाँ बीजेपी ने जैसे ही उन्हें पता चला कि कांग्रेस आ रही है, सीधा उन्होंने दांव खेला कि लाडली बहन योजना एक लेकर आए। दूसरा, उन्होंने कहा कि एमपी के मन में मोदी के चेहरे पर उन्होंने चुनाव लड़ा।
मोदी फैक्टर जो था पूरे विश्व में है, अभी भी देश में है, उस फैक्टर का सीधा सीधा प्रभाव महिलाओं पर गया। एक विश्वास था, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था कि कांग्रेस की तरह एक ओवर कॉन्फिडेंस की अपन कुछ भी बोल दें, कुछ भी करा दें, कुछ भी हो, लेकिन एक विश्वास था कि ये गारंटी है, मोदी की गारंटी है। तो ये एमपी के वन में मोदी और मोदी का चेहरा, वही उनकी रणनीति कि आपने किन किन लोगों को चुनाव में उतारा। उन्होंने अपने सांसदों तक को चुनाव में उतारा है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, वहाँ उन्होंने अपने सांसदों को चुनाव में उतारा। उन सांसदों के नेतृत्व में उन्होंने चुनाव लड़ा, जहाँ से उनके कई सांसद जीते हैं, 50%, कहीं से 2-3 लोग हारे हैं। जैसे ही आप सिंधिया की बात करेंगे तो सिंधिया के जितने भी चेहरे थे उनमें से लगभग 60% जीते हैं। उनमें से इसका मतलब ये है कि सिंधिया को किसी ने नकारा नहीं है, सीधा विश्वास, आत्मविश्वास। और सिंधिया के जाने से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है। वो तो पहले से ही हुआ है उनको। जब सिंधिया थे, सिंधिया के बलबूते चुनाव लड़े थे, उन्होंने सिंधिया का सीएम घोषित किया था, लेकिन एंड टाइम पे उन्होंने आपस में ही लड़ लिया। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ आपस में लड़ते रहे, ना तो उनको कोई अध्यक्ष बनाया, ना प्रदेश का कोई कार्यकर्ता बनाया, उनकी छीछा लेदर कर दी, तो बेचारे वो क्या करेंगे। सीधा उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, और बीजेपी के दामन थामने के बाद उसको गद्दार कहा गया। गद्दार कहने के लिए उनको पूरी तरीके से कांग्रेस ने बस एक ही चीज़ रटी, गद्दार गद्दार गद्दार। इससे कोई चुनाव पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो सिर्फ एक ही चीज़ पर था, गद्दार गद्दार। ये चीज़ नहीं है। आप कोई प्लानिंग तो लाइए, प्रदेश में आप क्या करेंगे, क्या गारंटी देंगे, कौन सी योजना लाएंगे। आप योजना लाए, आपने सीधी सीधी नकल करी योजनाओं की। बीजेपी ने जो भी दिया उसकी सीधी नकल करी आपने, उससे कुछ होना नहीं है। नकल के लिए भी तो अकल चाहिए ना। तो आप अपनी योजनाएं बनाइए। यदि वो 10 कदम चल रहे हैं तो आपको 12 कदम चलना पड़ेंगे, तभी आप उनसे जीत सकते हैं। भाई साहब, एक और मेरा आपसे सवाल है कि अब सरकार बन चुकी है बीजेपी की, तो ग्वालियर चंबल में कितने मंत्री बन सकते हैं ग्वालियर चंबल से? देखिए, ग्वालियर चंबल से लगभग ये मान के चलिए आप 12 से ज़्यादा ऐसे चेहरे हो सकते हैं जो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। चूँकि इस बार जिस तरह से 2018 की तुलना की अगर देखी जाए, 2018 में महज 7 सीटें बीजेपी के पास आई थी, और 2020 के बाद जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद 17 सीटें बीजेपी की हो गई थी। लेकिन इस बार 2023 में सीटें जीत वाली 18 हैं। तो इन 18 सीटों में से चेहरों को बाहर निकालना एक बड़ी चुनौती संगठन के लिए भी है। चूँकि क्षेत्र का एक दबाव भी है, कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर कद्दावर चेहरों को, कांग्रेस के कद्दावर चेहरों को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने हराया है। फॉर एग्जाम्पल भितरवार से मोहन सिंह राठौर 22,000 से ज़्यादा वोटों से पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव, जो कि अंगद के पैर की तरह उस सीट पर जमे हुए थे, उनको हराया। तो अगर चेहरे के हिसाब से देखे जाए तो राज्य मंत्री के लिए पब्लिक की डिमांड आना शुरू हो गई है। आप पिछोर सीट देखते हैं तो पिछोर सीट पर प्रीतम लोधी, उन्होंने केपी सिंह कक्काजू की जो सीट थी उस सीट को जीता है, जिसका इंतजार बीजेपी लंबे समय से कर रही थी। और यही वजह है कि हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि उनके मंत्री बनाए जाने की मांग उठने लगी है। तो एक और पब्लिक डिमांड, दूसरी ओर संगठन का मैनेजमेंट, तीसरी ओर कास्ट फैक्टर, ये 3 चीज़ों को देखकर ही इस अंचल से मंत्रियों को बाहर निकाला जाएगा। चूँकि 2024 की रणनीति भी यहीं से तैयार होनी है। जनता ने एक बड़ा जनाधार बीजेपी को दिया है, इस जनाधार के ज़रिए 2024 को मजबूती देना है। क्योंकि जब किसी क्षेत्र से मंत्री बना दिया जाता है तो उस क्षेत्र में जनाधार ऑलरेडी बढ़ता है उस हिसाब से। तो ऐसे में संगठन के लिए एक बड़ी चुनौती तो रही, क्योंकि इससे पहले अभी सबसे पहले सीएम फेस की चुनौती है, उसके बाद दूसरी चुनौती मंत्रियों के लिए होने वाली है। चलिए ठीक है भाई साहब, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये इस खास चर्चा के बारे में आपका क्या सोचना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और देखना दिलचस्प होगा कौन होगा मध्य प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री। बने रहें ग्वालियर लाइव पर और न्यूज़ संबंधित अपडेट्स के लिए।